चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे आज कि सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है। दूसरा फेज रहेगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो बताइए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बताइए प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बोलो। मैं बता देता हूं, सुनो। कंपनी जो होती है बेटा, कंपनी पब्लिक से पैसा लेके धंधा कर सकती है, कंपनी पैसा प्राइवेटली भी कलेक्ट करके धंधा कर सकती है। तो पैसा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो पब्लिक से और एक प्राइवेट प्लेसमेंट से, है ना। ये चैप्टर भी इस तरीके से ही बटा हुआ है। पब्लिक से पैसा उठाने तक के सेक्शन है 23 से लेके 41 तक, और 42 में हमारा लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 23 से लेके 42 तक के सेक्शन, ठीक है। बात चल रही थी प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। आजकल तो जो छोटे छोटे स्कूल भी होते हैं ना, वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि ये हम कराते हैं, ये इस तरह की सर्विसेज हम देते हैं, इस तरह की चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, ये आपका बच्चा ग्रूम करके ये चीज़ें कर लेगा। तो वैसे ही जब कंपनी पैसा उठाती है ना पब्लिक से, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी पूरी डिटेल बताती है। कंपनी क्या बताती है? अपनी पूरी डिटेल। अपनी पूरी डिटेल का मतलब इस पैसे को आप कैसे कलेक्ट करोगे, हमें क्या क्या राइट मिलेंगे, आप इस पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, उस यूटिलाइजेशन से जो पैसा मिलेगा उसको कैसे कैसे बांटोगे, आ रहा है या नहीं आ रहा, अलॉटमेंट का क्या तरीका रहेगा, प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके, इस पैसे को कहाँ लगाओगे। तो वो सारी बातें हम प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। समझ में आया? तो कोई भी पैसा अगर हमें उठाना है, उसके लिए कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। जैसे मैंने एक पेज का ही मान लो कोई प्रपोजल तैयार कर दिया और मैंने वो पूरी पब्लिक में बंटवा दिया कि आप हमारी पी आनंद अकेडमी में पैसा लगाइए, हम आपको शेयर्स देंगे। तो वो जो पेपर है, वो जो पीस ऑफ पेपर है, उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ही पढ़ा दूं, आ जाओ। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बेटा यहां पे लिखिए, देखो। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 क्लॉज 70, है ना। और सिक्योरिटीज की लिखिए किसमें? 281 में। तो पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ा रहा हूं, देखना। कह रहा है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इश्यूड एज द प्रोस्पेक्टस। कह रहा है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप बोल दोगे, आप कौन? कंपनी। जिसको आप बोल दोगे कि वो डॉक्यूमेंट क्या है? प्रोस्पेक्टस है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। समझ में आया? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब या इश्यू करा है एज ए प्रोस्पेक्टस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। समझ में आया इतना? ये लाइन बोलती है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी प्रोस्पेक्टस बोल देगी, हम उसको प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। इंक्लूड्स रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इसको प्रोस्पेक्टस ही समझो, ठीक है। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस ये भी बताऊंगा बेटा, अभी आप इसको क्या समझोगे? सिर्फ प्रोस्पेक्टस समझोगे। और कह रहा है कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने अभी एक पर्चा बोला था, मैंने बोला था अभी एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पे मैं अपना प्रोजेक्ट लिख दूंगा और सारी कॉलोनी में बंटवा दूंगा कि हमारे अंदर आप पैसा लगाइए, हम आपको पैसा कमा के देंगे। तो वो सिंगल पीस ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। लेकिन वो कौन सी लाइन में आ रहा है बताना, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, या यहां आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। समझ में आया? तो कहता है कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट, कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट जिससे आप इनवाइट कर रहे हो ऑफर करने के लिए पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। बीसी का मतलब क्या है वो मत समझना जो आपको पता है। बीसी का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। वो नहीं है जो आपके मन में आ रहा है। दिल्ली वालों के मन में ऐसी चीजें जल्दी आती हैं। गाना भी है ना, दिल्ली से हैं, आ जाओ। इतना समझ में आया? प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन समझ में आई? पक्का? आगे देखो अब। कह रहा है सिक्योरिटी क्या होती है बेटा?
सिक्योरिटी जो डिफाइन करी है SCRA, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसका मतलब सिक्योरिटी है। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या है। सिक्योरिटी एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर आता है जैसे शेयर, डिवेंचर और एनी क्लास ऑफ सिक्योरिटी। शेयर, डिवेंचर, राइट इशू, जितनी भी तरह की सिक्योरिटीज हैं सब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में SCRA एक्ट में यहाँ पे लिखी हुई है। अभी पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। इतना समझ में आया? आइए आगे। अब सुनना, यहाँ पे बोलता है कि पैसा आप कैसे कैसे उठा सकते हो। सेक्शन 23 बात करता है पब्लिक ऑफर एंड द प्राइवेट प्लेसमेंट की। ठीक है, ये दो तरीके हैं पैसा उठाने के। तो कह रहा है कोई भी पब्लिक कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज थ्रू प्रोस्पेक्टस टू दी पब्लिक। पब्लिक कंपनी तो पब्लिक को इश्यू कर सकती है प्रोस्पेक्टस और पब्लिक से पैसा उठा सकती है। बताइए, हमने पढ़ा था प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जब पढ़ा था। कह रहा है ये प्राइवेट प्लेसमेंट से भी पैसा उठा सकती है और राइट इशू करके या बोनस इशू करके एज पर दिस एक्ट एंड द सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड। तो यहां पे सेबी के रेगुलेशन भी मानने पड़ेंगे अगर आप राइट इशू और बोनस इशू करोगे अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो तीन तरीके हैं किस तरीके से पैसा उठा सकते हो बताना। या तो पब्लिक इशू करके या प्राइवेट प्लेसमेंट करके या राइट इशू और बोनस इशू। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है राइट इशू और बोनस इशू, पढ़ाऊंगा। इतना समझ में आया? ये किसके लिए था? सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। अब प्राइवेट कंपनी के लिए बताओ, प्राइवेट कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज थ्रू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक कर सकती है? तो ये कार्ड देना, ये जानबूझ के लिखा है मैंने, वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती। क्यों नहीं मंगा सकती? प्रोहिबिट होता है 268 में। 268 में है ना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्रोहिबिट होता है वहां पे। आगे आइए, प्राइवेट प्लेसमेंट से मंगा सकती है और राइट और बोनस इशू कर सकती है एज पर दिस एक्ट और एज पर सेबी। सही है? नीचे आ जाओ। कहता है पब्लिक ऑफर इंक्लूड आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर और ओएफएस ऑफर फॉर सेल। बेटा ऑफर फॉर सेल भी एक तरह से पैसा कलेक्ट करने का तरीका है। मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम इसका सेक्शन पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? हमने सीखा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमने सीखा सिक्योरिटीज क्या होती है, हमने सीखा कैसे कैसे एक कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत कहां पड़ रही है देखना, जब हम पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं। समझ में आया? आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ ना। नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फारसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें आगे। आइए, आज मैं आपको पेनल्टी तक पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन देखते हैं आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। आ जाओ। अगला प्रोविजन आ रहा है, कह रहा है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सुनना मेरी बात। कह रहा है हम ये जो सिनारियो अभी लिखा हुआ है इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। ये समझ में आएगा? अभी पढ़ने से आपके समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। सुनना, यहां पे समझा दूं। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है और इसने किसी को शेयर इशू करे, है ना, इसने किसी को शेयर इशू करे और वो शेयर इसने आगे पब्लिक को इशू कर दिया। वो शेयर इसने आगे पब्लिक को सेल कर दिए, पब्लिक को सेल कर दिए किसके थ्रू? ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो हम इस चीज को ये मानेंगे कि ये इशू आपने अपने लिए नहीं, आपने पब्लिक के लिए करा था। और इस इशू को करने के लिए जो भी पेपर आपने यूज करा था, हम उस पेपर को क्या बोल देंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बोलो।
डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। गेम समझ में आया? सुनना, दोबारा से बता रहा हूं। एक कंपनी है, कंपनी से किसी ने शेयर ले लिए, जिसको इनको ना बेटा प्रैक्टिकल वर्ड में बोला जाता है इशू हाउस। क्या बोला जाता है? इशू हाउस। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारे शेयर खरीद लिए जितने वो आगे बेचना चाहती है, और उसने वो शेयर कब किसको बेच दिया? पब्लिक को बेच दिया। तो ये माना जाएगा ये शेयर आपने खुद के लिए नहीं, ये आपने बेचने के लिए ही लिए थे, और हम यहाँ पे ये मानेंगे कि ये सीधा कंपनी ने पब्लिक को बेचा है। बस ये एक सिस्टम आपने यूज कर लिया जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम ये प्रोविजन नहीं डालते तो इसलिए हमने ये प्रोविजन डाल दिया कि अगर इस तरह की एक्टिविटी से आप सीधा पब्लिक को इशू करोगे तो जो भी पेपर आप यूज करोगे उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे, और उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल के ये वाला पूरा चैप्टर हम लगा देंगे उसके ऊपर। यानी सेक्शन 23 से लेके जितने भी यहाँ पे सेक्शन है वो सारे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और प्रोस्पेक्टस को ब्रीच करने की जो भी लाइबिलिटी है वो भी आपके ऊपर लग जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? सुनना, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है। कह रहा है हम इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस तभी मानेंगे जब आपने ये शेयर विद इन 6 मंथ बेचे हो लेने के। जिस दिन इसने लिए उसके 6 मंथ के अंदर अंदर अगर बेच दिए तो हम इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। या और पूरा का पूरा कंसीडरेशन आपने पे ना करा हो, पूरा का पूरा कंसीडरेशन इस शेयर का कंपनी को पे ना करा हो, पूरा का पूरा कंसीडरेशन इन शेयर को खरीदने का कंपनी को पे ना करा हो। तो दोनों चीजों में, दोनों सूरतों में आपको ये लग रहा है कि भैया पैसा ये कब देंगे? जब पब्लिक से आ जाएगा। इन्होंने यहां बेचा, ये आगे बेचेंगे, जब पब्लिक से पैसा हो जाएगा तो ये वापस यहां कंपनी को दे देंगे। या आपने पूरा का पूरा कंसीडरेशन पे कर दिया, विद इन 6 मंथ आपने सारे शेयर पब्लिक को ट्रांसफर कर दिए। तो ये बात समझ में आ रही है कि आप मेथड यूज करके बस पब्लिक को किसी तरह से शेयर इशू करना चाह रहे थे। तो उस केस में इस पेपर को हम क्या बोल देंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे, देखो अब समझ में आएगी। पढ़े? गेम समझ में आई पहले आपको? आइए सेक्शन 25 पढ़ रहे हैं। कह रहा है कंपनी ने किसको इशू करा? इशू हाउस को, और जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने आगे पब्लिक को इशू करने के लिए यूज करा उसको हम क्या बोल देंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। कह रहा है मीनिंग वेयर ए कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट any security of the company A with a view that those securities shall be offered for sale to the public, or any कह रहा है any document by which the offer for sales to the public is made shall for the purpose to be a डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम उसको मान लेंगे। अब लैंग्वेज में ये बात लिखिए जो बात मैंने आपको समझा दी। क्या लिखा है कि अगर आप किसी भी इशू हाउस ने या किसी भी बंदे ने शेयर खरीदे, और वो शेयर इसलिए खरीदे कि वो ऑफर फॉर सेल में आगे पब्लिक को बेच देगा, तो जिस डॉक्यूमेंट के तहत वो शेयर आगे बेचे जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। और प्रोस्पेक्टस के जितने भी प्रोविजन है, कंटेंट, जैसे प्रोस्पेक्टस के ना बेटा कंटेंट के प्रोविजन है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई कमी है तो उसकी लायबिलिटी क्या क्या होगी, वो सब कुछ उसके ऊपर लग जाएगी। किसके ऊपर? इस इशू हाउस के ऊपर। और उसकी लायबिलिटी भी पता है किसको दी है? अगर ये इशू हाउस कंपनी है तो उसके डायरेक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, डायरेक्टर्स लाइबल होंगे। और अगर ये इशू हाउस कोई पार्टनरशिप फर्म है तो इसके पार्टनर्स लाइबल होंगे। अभी लैंग्वेज में आएगा, चले आइए। कह रहा है इफेक्ट क्या होगा डीमिंग प्रोविजन का? इफेक्ट ऑफ डीमिंग प्रोविजन क्या होगा? कह रहा है लॉ रिलेटिंग टू द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड द लायबिलिटी, जो कि लायबिलिटी कहां पे है? 34 और 35 शैल अप्लाई। पहला इफेक्ट समझ में आया आपको? पहला इफेक्ट क्या है? लॉ रिलेटिंग टू द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये बेटा लिखा है 26 में। सेक्शन 26 बताता है कि अगर आप कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो उसका कंटेंट क्या क्या होगा, तो वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज ना डालने की या कोई भी चीज फॉर्ज करने की लायबिलिटी जो है 34 और 35 में, वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी?
इशू हाउस जो क्या कर रहा है, ओएफएस कर रहा है। समझ में आ रहा है? आगे आइए, देखना अब कह रहा है पर्सन मेकिंग ऑफर वर द पर्सन नेम एज द डायरेक्टर इन द कंपनी। तो कह रहा है सुनना, जो बंदा ये ऑफर कर रहा है, जो बंदा ये ऑफर कर रहा है पब्लिक को, उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि वो डायरेक्टर है किसका, कंपनी का ही। उसे ये माना जाएगा कि वो डायरेक्टर सीधा कंपनी का ही है, वो इसका डायरेक्टर ना होके ये मान लिया जाएगा कि वो इसका कंपनी का डायरेक्टर है और सारी की सारी लायबिलिटी इन बंदों की होगी। चलें आगे आइए। अब कहता है प्रिजम्पशन वही वाली है 6 मंथ वाला जो मैंने पढ़ाया आपको अभी, और पूरा का पूरा कंसिडरेशन वाला जो मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाया ना अभी 6 मंथ और कंसिडरेशन वाली बात। वो बात देखो यहां लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब कह रहा है अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव्ड इट शैल बी एविडेंस दैट एन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी वाज मेड विद ए व्यू टू द सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इफ इट इज शोन दैट द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 मंथ फॉर द अलॉटमेंट और फॉर द एग्रीमेंट टू अलॉट। सुनना, अगर ये प्रूव हो गया कि आपने जो शेयर है वो 6 महीने के अंदर अंदर आगे पब्लिक को बेच दिए, तो आपका जो भी वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आपने बेचा उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, ऐसा लॉ में ही लिखा है। ठीक है, और कहता है, कह रहा है that at the date when the offer was made the whole consideration had not been received by the company। ये दूसरी कंसिडरेशन है, ये दूसरी कंडीशन है, यहां पे और लिखा है देखो। गेम समझ में आई? यहां तक की गेम समझ में आई? कह रहे हैं इन दो सूरतों में तो हम यही मान लेंगे कि भैया वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, डीम्ड, बोलो, प्रोस्पेक्टस है। किस किस सूरतों में? पहली कंडीशन 6 महीने के अंदर अंदर आपने ओएफएस कर दिया। दूसरी कंडीशन, पूरा का पूरा कंसिडरेशन कंपनी को नहीं मिला, यानी कि बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग चल रहा है कि जब पब्लिक को बेचेंगे तो जो पब्लिक से पैसा आएगा वो कंपनी को दे देंगे। आ रहा है? आइए आगे, कह रहा है इन एडिशन टू द मैटर स्टेटेड इन अंडर सेक्शन 26 द फॉलोइंग एडिशनल मैटर टू बी इंक्लूडेड इन दी डॉक्यूमेंट। सुनना, आप मैं बता देता हूं आपको बेटा। 26 बात करता है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की। किसकी? बोलो, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जो प्रोस्पेक्टस हम इशू करेंगे उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ये कौन बताता है? हमारा सेक्शन। तो कह रहा है जब आपका वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा तो उसमें बेटा 26 में जो जो मैटर्स लिखे हैं वो तो इंक्लूड होने ही चाहिए, उसके साथ साथ ये 2 मैटर भी इंक्लूड होने चाहिए। पहला क्या? नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय दी कंपनी। कितना कंसिडरेशन कंपनी रिसीव कर चुकी है या रिसीव करेगी। और दूसरा, टाइम एंड प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटी मे बी इंस्पेक्टेड। तो कह रहा है समय और जगह बता दो जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हम जाके पढ़ सकते हैं। समय और जगह बता दो जहां पे वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए आपने करा था इशू हाउस के साथ, वो हम जाके पढ़ सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब अगला देखो, लास्ट बोलता है सिग्नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है उस पे किस किस के साइन होंगे, बोलो। कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी 2 डायरेक्टर, इन केस ऑफ कंपनी यानी अगर इशू हाउस क्या है, हमारा जो इशू हाउस है अगर वो कंपनी है तो किसके साइन होंगे? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर उसको साइन करेंगे। समझ में आया? किसके सिग्नेचर की बात हो रही है मेरे को बताइए प्लीज। इसी इशू हाउस ने जो ऑफर फॉर सेल करा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट दिया है उस डॉक्यूमेंट पे किसके साइन होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस वर्ड उसको कौन देता है? सेक्शन अबे 25 पढ़ा रहा हूं अभी गधो। उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस का नाम कौन दे रहा है? 25। सेक्शन 25 ये बोल रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या बोल देंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। समझ में आ रहा है?
किस किस के साइन चाहिए? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और हाफ ऑफ द पार्टनर। तो मैं बता रहा हूं, देखो ये जो मैंने यहां गंदा कराया ना, इसको आप छाप भी सकते हो, ये आप यहां पे बना सकते हो इसको। ये जो बना के दिया गया है, सुनो, ये जो बना के दिया गया है कंपनी, यहां पे लिख लो इशू हाउस। वो कंपनी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और जो वो डॉक्यूमेंट देगी उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोल देंगे, अगर पब्लिक एट लार्ज को आपने भेज दिया तो। ऊपर वो कंडीशन लिख देना, मैं आपको बना देता हूं। सुनो, ऊपर वो कंडीशन लिख देना कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब बोला जाएगा। अगर 6 मंथ के अंदर अंदर ऑफर फॉर सेल कर दिया, विद इन 6 मंथ, यहां पे लिख देना विद इन 6 मंथ ओएफएस कर दिया तो, या फिर, या दूसरी कंडीशन क्या है, होल कंसिडरेशन नॉट पेड टू द कंपनी। ये दोनों कंडीशन अगर यहां लिख लोगे तो इस चार्ट से ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक? समझ में आया क्या? चलें आगे, आगे चले। डीम्ड प्रोस्पेक्टस समझ में आया? हाँ, आइए अब आगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 26, जो बात करता है किसकी मेरे दोस्त? लिख लेना आप। कंटेंट क्या होता है, यानी मैटर टू बी स्टेटेड इन ए प्रोस्पेक्टस। मैटर टू बी स्टेटेड इन ए, जल्दी जल्दी बता दूं, तैयार हो? डीम्ड प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया? आइए, सबसे पहले कह रहा है प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए और साइन होना चाहिए। सुनना, जो भी डेट आप डाल दोगे इस पे, उस डेट को हम क्या बोल देंगे? डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्या बोल देंगे? अगर मैंने प्रोस्पेक्टस पे डाल दिया 1 अप्रैल 2024, तो 1 अप्रैल 2024 ये माना जाएगा कि इसको पब्लिश करने की, यानी इसको इफेक्ट में लाने की, इसको पब्लिक में लाने की वो इफेक्टिव डेट है। भाई साइन कितने लोगों से होना चाहिए? वो तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस था, पीटूंगा बहुत मैं आपको। बेटा ये होना चाहिए ऑल डायरेक्टर से साइन। किससे? ये प्रोस्पेक्टस की बात चल रही है। अब कोई भी प्रोस्पेक्टस अगर इशू होगा तो वो किससे साइन होना चाहिए? ऑल डायरेक्टर से। जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी में, या जितने भी प्रपोज डायरेक्टर हैं, हो सकता है कि कंपनी इन द प्रोसेस में हो, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हो, ठीक है, तो जो भी प्रपोज डायरेक्टर बनेंगे उनके साइन होने चाहिए। क्योंकि ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इस पे सिर्फ 2 डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, हम सारे के सारे डायरेक्टर्स के इस पे सिग्नेचर लेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? कह रहा है कॉपी टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। सुनना, जिस दिन आपने इशू करा उसके बाद आप इसकी कॉपी भेजोगे आरओसी के पास। कॉपी भेजोगे आरओसी के पास, और जिस दिन आरओसी के पास ये डिलीवर हुआ उस दिन से 90 दिन की इसकी वैलिडिटी है। सुनना, जिस दिन आपने आरओसी को डिलीवर कर दिया उस दिन से 90 दिन तक आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। अगर 90 दिन एक्सपायर हो गए तो उसके बाद आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, वो पुराना वाला नहीं चलेगा। समझ में आया? आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा, सारे कंटेंट डाल दिए, सारी चीजें उसमें डाल दी, वो आरओसी को भेज दिया, आरओसी के पास डिलीवरी आ गई, डिलीवरी से 90 दिनों के तक वो आपका जो प्रोस्पेक्टस है क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। उन 90 दिनों को यूज करके आपको पब्लिक से पैसा उठा लेना है और उसको अलॉट कर देना है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो वो वापस कर देना है। समझ में आया? कह रहा है साइन होगा बाय द डायरेक्टर और पर्पस डायरेक्टर। कह रहा है आरओसी नॉट टू रजिस्टर अनलेस द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ ऑल द पर्सन नेम्ड रिसीव्ड। सुनना, पहला क्या बताया मैंने? बोलो ना। डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, आरओसी के पास डिलीवर होना चाहिए, साइन होंगे सारे डायरेक्टर के या पर्पस डायरेक्टर के। ठीक है, सुनना, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन भी लगानी पड़ेगी
कि जितनी भी कंप्लायंस है इस एक्ट की वो हम कर रहे हैं, और एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी दैट प्रोस्पेक्टस में कुछ भी कंट्रेरी नहीं है जो कि सेबी या सेक्रा के अपोजिट जा रहा है। यानी हम बस ये डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट देंगे कि जित एक्ट जो जो हम पे एक्ट लग रहे हैं उन सब की कंप्लायंस हम कर रहे हैं। इस बात की क्या देनी है? डिक्लेरेशन प्लस स्टेटमेंट, सेम ही बात बोल रहे हैं दोनों में। डिक्लेरेशन देनी है कि सारे एक्ट कंप्लाई हो रहे हैं, और स्टेटमेंट देनी है कि किसी का हम कोई भी कंट्रेरी यानी अपोजिट नहीं कर रहे हैं। सर प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कोई और भी इंफॉर्मेशन देनी है? तो बोलता है प्रोस्पेक्टस के साथ हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर रिपोर्ट देनी है जो कि प्रेस्क्राइब करी जाएगी सेबी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या देना है हमें? प्रोस्पेक्टस के साथ हमें रिपोर्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है जो कि सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करी है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं करी है तो जो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है हमें वो देनी है। समझ में आया? नोट्स ले लेना बच्चे से, नोट्स ले लेना। समझ में आया इतना? बोलो बोलो। सर कम कम समझ में आ रहा है। सर कम कम समझ में आ रहा है ना? आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये दीदी नहीं आई है इसलिए दोबारा से बता देता हूं। सेक्शन 26 जो क्या बात करता है? कंटेंट की, या फिर बोल दूं मैटर्स टू बी लिस्टेड या डिक्लेयर्ड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, क्या क्या मैटर्स प्रोस्पेक्टस में आने चाहिए? मैंने पहला क्या बोला, क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए और साइन होना चाहिए। साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स। जो डेट होगी उसको हम क्या बोल देंगे? जो डेट डाली है उसे डेट ऑफ पब्लिकेशन बोल देंगे। सर क्या प्रोस्पेक्टस में कुछ और भी लिखा होना चाहिए? तो भाई जो रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज प्रेस्क्राइब बाय सेबी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट वो होनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है तो बोलता है इफ नथिंग इज प्रेस्क्राइब, तो जो सेबी रेगुलेशन में लिखी है वो चीजें मान लेना। डन। और क्या था भैया? आपको इसके साथ ही साथ डिक्लेरेशन देनी है। क्या देनी है? डिक्लेरेशन देनी है कि एक्ट हमारा, एक्ट बोले तो कंपनी एक्ट तेरा क्या हो रहा है? कंप्लाइड विद है। और इसके साथ एक क्या हो गया, इसके साथ एक स्टेटमेंट देनी है कि हम कुछ भी कंट्रेरी नहीं कर रहे हैं। किसके साथ? एससीआरए एक्ट के साथ, या फिर सेबी के साथ, या फिर अदर एक्ट के साथ। समझ में आया? ये क्या है मेरे दोस्त? कंटेंट है। सही है? इधर आ जाओ। अब कहां चला गया? ये क्या है मेरे दोस्त? कंटेंट है। देखो यहां पे लिखा है, कह रहा है डेट इंडिकेट इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। और हाँ जी हाँ, एक चीज तो रह गई, और ये हमें फाइल करना है प्रोस्पेक्टस किसके पास? आरओसी के पास। और जिस दिन डिलीवर हो जाएगा वहां से 19 डेज तक इसकी क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी, वैलिड रहेगा। सही है? अब सुनना, कह रहा है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कह रहा है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हम सेम क्लास के शेयर इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
सेम क्लास के शेयर इशू कर रहे हैं या सेम मेंबर्स को कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट में सारी चीजें लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे पढ़ें। अब एक माइंड मेकअप हुआ कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, अभी रीडिंग कर लेते हैं। आइए शुरू से पढ़ा रहा हूं दोस्त, आ जाओ। क्या पढ़ रहे हैं हम? मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। कह रहा है डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉपी टू आरओसी भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, साइन करा जाएगा डायरेक्टर का या प्रपोज डायरेक्टर के द्वारा, और आरओसी नॉट टू रजिस्टर अनलेस द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स या द पर्सन नेम देयर इन। कंसेंट लेनी पड़ेगी, है ना। इसमें एक बात बताना भूल गया आपको एक्सपर्ट की, सुनना एक बता देता हूं आपको। अगर मेरे दोस्त कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आप डाल रहे हो तो एक्सपर्ट की आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, और ये एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि वो अपनी रिटर्न कंसेंट को दे रहा है और विड्रॉ नहीं कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है। सर एक्सपर्ट कौन होता है? सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इंजीनियर, और कोई भी वो बंदा जिसपे साइनिंग की अथॉरिटी होती है वो एक्सपर्ट होता है। समझ में आया? एक्सपर्ट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं? अरे जैसे कोई प्रोस्पेक्टस आ रहा है, उसमें मैं एक कंपनी हूं, मैं कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं और मैंने वहां किसी इंजीनियर से, मान लो वो उन्हें जानते हो लद्दाख वाले इंजीनियर को जिनके ऊपर 3 इडियट आई है, हैं? अनशन पे बैठे हैं वो अभी। 3 इडियट में उनका नाम था फुनसुक वांगडू। देखी है 3 इडियट? उनके ऊपर 3 इडियट आई है, उनका नाम सोनम है, सोनम वांगचुक ऐसे करके नाम है, रियल नेम उनका। वो अभी अनशन पे भी बैठे थे, उन्होंने अभी स्ट्राइक तोड़ी है 21 दिन वाली, पता है आप लोगों को? हाँ, 21 दिन करने के बाद उन्होंने वो कर दिया और डिमांड करी है पब्लिक से कि वो लद्दाख को स्पेशल स्टेट का दर्जा दें, इसलिए बैठे थे वो। तो मैंने, ऐसे इंजीनियर मेरे टच में थे, मैंने बोला भाई साहब आप एक स्टेटमेंट दे दो कि ये वाली जो कंपनी है इतना इतना प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में, या कोई भी एक स्टेटमेंट आप कमेंट दे दो हमारी कंपनी के ऊपर, और उनका कमेंट मैं अपने प्रोस्पेक्टस में छाप रहा हूं। तो मेरे को उस कमेंट को छापने के लिए उनकी रिटर्न कंसेंट चाहिए, और ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वो रिटर्न कंसेंट इन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं करी, वो एज ए एक्सपर्ट काम करेगी मेरे प्रोस्पेक्टस के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए कंटेंट पढ़ते हैं। अरे दोस्त बोलो, बोलो ना। पढ़ा रहा हूं, अब देख लो। कंटेंट पढ़ा रहा हूं, समझा दिया मैंने, बहुत इजी है। कह रहा है एवरी प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड एंड साइंड। Prospectus shall state the information and set out such report and the financial information as prescribed by the SEBI plus central government. कह रहा है unless specified by the SEBI, the regulation already made by the SEBI shall apply. अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं करी है तो जो रेगुलेशन अभी अप्लाई हो रहे हैं वही वहां पे जो लिखा है वो आप कंटेंट डाल सकते हो। कह रहा है प्रोस्पेक्टस में हम इंक्लूड करेंगे एक डिक्लेरेशन और एक स्टेटमेंट कि सब कुछ कंप्लाई हो रहा है और कुछ भी कंट्रेरी नहीं हो रहा है। चलें आगे। कह रहा है सुनो, अब मैंने एक्सेप्शन बताया था ना कि वो सब एप्लीकेबल नहीं होगा, डेटेड, साइन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो कह रहा है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर से दोबारा पैसा उठा रहे हो या डिवेंचर होल्डर, वेदर और नॉट देयर इज ए राइट टू रिनाउंस, चाहे वो राइट टू रिनाउंस हो चाहे ना हो। और कह रहा है इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर विच आर इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विद द शेयर एंड डिवेंचर प्रीवियसली इश्यूड एंड आर करेंटली क्वाटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वाली बात मैंने देखो आपको यहां बताई थी, सेम क्लास का शेयर या सेम मेंबर को अगर इशू कर रहे हो, ठीक है। सेम मेंबर को या सेम क्लास का, सेम क्लास में लिख लेना, क्वाटेड होना चाहिए मगर वो शेयर, यानी लिस्टेड होना चाहिए। क्वाटेड का मतलब क्या है? क्वाटेड का मतलब क्या है दोस्त? लिस्टेड होना चाहिए। गेम समझ में आ रही है?
चलें कंटेंट पे, आइए। कह रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इश्यूड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और सब्सिक्वेंटली, हमेशा अप्लाई होगा मतलब, ठीक है। ये बता दिया था मैंने, डेट इंडिकेट जो होती है उसे डेट ऑफ पब्लिकेशन बोला जाता है, ये बता दिया था। फाइल करना है प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इश्यूड अनलेस और ऑन बिफोर इट इज पब्लिकेशन its publication a copy thereof has been delivered to the ROC for the filing and signed by, देख लो, signed by every person who is named therein as a director or the proposed director of the company, every मतलब all, ठीक है, by his duly authorized attorney, साइन आप किसी अटॉर्नी से भी करवा सकते हैं जिसको डायरेक्टर ने ऑथराइज करा है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो एक्सपर्ट के बारे में, आ जाओ देखो, ये भी पढ़ा दिया है। कह रहा प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एक्सपर्ट अनलेस, हाँ, अनलेस एक्सपर्ट इज ए पर्सन हु इज नॉट engaged in or interest in the formation and promotion or the management of the company। सुनना दोस्त, ये जो एक्सपर्ट है ना, यार यहाँ पे बहुत पतली पतली आ रही है लाइन, ये जो मेरे दोस्त एक्सपर्ट है ना, ये ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो पहले से क्या है, कंपनी के इंटरेस्ट में, फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में है। ये कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के, बोलो, कंपनी के फॉर्मेशन में, इंटरेस्ट में या मैनेजमेंट में काम कर रहा है। आ जाओ देखो, कह रहा प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एक्सपर्ट अनलेस द एक्सपर्ट इज ए पर्सन हु इज नॉट engaged in the interest in the formation, promotion and management of the company and has given his written consent to the issue of prospectus and has not withdrawn such consent before the filing of such prospectus with the ROC and a statement to that effect shall be included in the prospectus। ये बात समझ में आ रही है? एक्सपर्ट की बात समझ में आई? एक्सपर्ट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इंगेज्ड है, इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट है कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन में या फिर मैनेजमेंट में, सही है। और एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट दी है, उस रिटर्न कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा है और इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी उसने दी है प्रोस्पेक्टस में कि मैंने कंसेंट दिया और कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा है। समझ में आ रहा है? पक्का? आइए, कह रहा है एवरी प्रोस्पेक्टस सेल ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट दैट ए कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू दी आरओसी। आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना पड़ेगा कि इसकी कॉपी हम किसको भेज चुके हैं, आरओसी को, और स्पेसिफाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अटैच टू दी कॉपी सो डिलीवर्ड, सही है। और वो डॉक्यूमेंट, इस रिस्पेक्ट में एक डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा कि ये कॉपी हमने इस डॉक्यूमेंट के तहत आरओसी को दे दी। आरओसी को जब आप कॉपी फाइल करोगे तो वहां पे कोई चलान वलान की पेमेंट होगी, वो आप अटैच कर दोगे, उससे पता चल जाएगा कि ये हमने आरओसी को भेजा हुआ है, सही है। 90 दिन कुछ पढ़ाया था मैंने, 90 दिन आपको अभी ऊपर देखो ये लिखा, कह रहा प्रोस्पेक्टस नॉट वैलिड इफ द इशू मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कॉपी देयर ऑफ टू दी आरओसी। यानी 90 दिन तक वैलिड रहेगा, जिस दिन डिलीवरी हुई है उससे 90 दिनों तक आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड होगा। अगर उस 90 दिन के बाद आप उस प्रोस्पेक्टस से पैसा उठा रहे हैं तो वो वैलिड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, सही है। तो प्रोस्पेक्टस डिलीवर करने के बाद 90 दिन में आपको उस प्रोस्पेक्टस के साथ सारी कार्रवाई कर देनी है, यानी उससे जितना जितना आप बेनिफिट, जो जो पैसा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। सुनिएगा, कह रहा है इशू प्रोस्पेक्टस इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, यानी अगर आपने 26 का सेक्शन 26 की कंप्लायंस नहीं करी तो कह रहा है दिस सेक्शन, तो कह रहा है कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज नोइंगली ए पार्टी लाइबल हो जाएगी, कितने के लिए? 50,000 से 3 लाख तक की पेनल्टी है अगर आपने 26 का कंप्लायंस नहीं करा। सेक्शन 26 का कंप्लायंस अगर आपने नहीं करा तो आपके ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर मिनिमम 50,000, मैक्सिमम अप टू 3 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। कंटेंट समझ में आया क्या? बोलो, चलें आगे दोस्तों, चलें आगे। आइए,
सुनना, अब जो सेक्शन 27 है ये मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, कुछ आपको जाना पहचाना लगेगा। वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, कुछ जाना पहचाना लगेगा आपको। देखना आप यहां पे कुछ लिखा है लेकिन उससे भी मिलता जुलता है, वैसा वैसा सही है, बस सेक्शन अलग है और थोड़े से टर्म्स अलग है। देखना, कह रहा है वेरिएशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द प्रोस्पेक्टस। अब सुनना मेरी बात, मैं स्टोरी बता देता हूं फिर बात कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम है बेटा पी आनंद प्राइवेट लिमिटेड, मान लो, सॉरी पी आनंद लिमिटेड, तभी तो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी ना यार, पी आनंद लिमिटेड। और हमने अनाउंस कर दिया कि हम ना एक नया सेगमेंट पढ़ाना चाहते हैं, अब हम सीए फाइनल भी पढ़ाएंगे और सीए फाइनल हम पूरा वर्ल्ड वाइड पढ़ाएंगे, हमें बहुत सारा पैसा इसके लिए खर्च करना है और इससे हम पैसा बनाएंगे भी और आपको डिविडेंड देंगे, आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न देंगे। डन। हमने ये अपना ऑब्जेक्ट दिखा दिया कि हम सीए फाइनल की पढ़ाई से आगे बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं और हमने आपसे इन्वेस्टमेंट उसमें ले ली। आप सबने बोला सर 1-1 करोड़ हमसे ले लो, हमने आपसे 1-1 करोड़ उठा लिया। कितना आया? कितना आया? मान लो 50 करोड़ आ गया, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 50 करोड़ आ गया। अब 50 करोड़ उठा के मैंने थोड़ा यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा पैसा अभी बचा है, लेकिन मुझे लगता है कि यार सीए फाइनल में मजा नहीं आ रहा, हम ना इससे कोई दूसरा काम करते हैं, हम ना सीरीज बनाते हैं नेटफ्लिक्स की। हम क्या करते हैं? सीरीज बनाते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर और उसे नेटफ्लिक्स पे बेच के पैसा बनाएंगे। तो मैंने क्या करा बताओ, जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था उससे मैं क्या हो गया, अब वेरी कर गया, उससे मैं अब चेंज कर गया। मैंने पैसा किस लिए उठाया था आपसे बताओ, क्या बता के उठाया था? कि हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग से पैसा बनाएंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं बोलो, मैं अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूं, यानी वेरिएशन कर रहा हूं। किस चीज में? टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट में, जो मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया था। क्या कर सकता हूं? क्या आप राजी हो जाओगे? क्या सारे शेयर होल्डर राजी हो जाएंगे जिसने पैसा लगाया है? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे हाँ कर लो। अरे जो जिसको नेटफ्लिक्स देखने में मजा आता होगा वो बोलेगा सर लगाओ मजा आएगा, हमारी भी सीरीज आएगी। जिसको मजा नहीं आता होगा, जो बेचारा पढ़ने वाला बच्चा होगा मिहिर की तरह, वो बोलेगा सर मैं तो नहीं लगा रहा हूं, मेरे को तो टीचिंग से ही पैसा कमाना है। तो यहां तो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया, कैसे सॉल्व करें? उसके लिए सेक्शन 27 दिया गया कि भैया अगर आपको ऐसे ऐसे चेंज करना है तो ये मेथड है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। आइए मेथड में बता देता हूं। आपको क्या करना है? प्रायर अप्रूवल लेनी है सबसे पहले। क्या करना है? प्रायर अप्रूवल क्या होती है? करने के बाद बताएं या करने से पहले बताएं मम्मी को? बंक करने से पहले या बंक करने के? बोलो, पहले ही बता दो। मम्मी को घूमने जाना है, मम्मी आज मैं कोचिंग नहीं जा रही, मैं तो बता देता था ऐसे, कभी घूमने जाता था, ये नहीं बताता था किसके साथ, बस ये बताता था घूमने जा रहे हैं, ज्यादा भी नहीं बताना होता, फिर दिक्कत हो जाएगी, जा नहीं पाओगे। तो सुनना, मुद्दा यह है कि हमें अप्रूवल लेनी है कैसे? प्रायर और बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो क्या मेजॉरिटी विंस हो जाएगी यहां पे? अरे स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, मेजॉरिटी विंस हो जाएगी। तो कितना चाहिए हमें? 75%। 75% फेवर में चाहिए लोग, तब हो पाएगा काम। यानी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए और वो भी प्रायर। ये नहीं कि पहले आपने सीरीज बना दी, लॉन्च भी कर दी और आ भी गई, रिलीज भी कर दी, ठीक है, उसके बाद अप्रूवल ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सुनना आप ध्यान से, कह रहा है प्रेस्क्राइब डिटेल ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी, पब्लिश करना पड़ेगा आपको न्यूज़पेपर में। कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। वैसा वैसा ही नहीं लग रहा, जाना पहचाना सा, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। आइए, कह रहा है प्लेस करना पड़ेगा आपको वेबसाइट पे कंपनी की, इफ एनी इंडिकेटिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ सच चेंज। सुनना, इस चेंज का आपको जस्टिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे प्लेस करना पड़ेगा कि भैया सीए फाइनल में इतना बिजनेस नहीं बन पा रहा था, तो आजकल नेटफ्लिक्स का जमाना है, वहां पे बिजनेस बनाना आसान है, उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ज्यादा रिटर्न मिल सकती है हमारे इन्वेस्टर को, तो इसलिए हमने वो काम चालू कर दिया। ये बन गई जस्टिफिकेशन। ये जस्टिफिकेशन बना के कहां पे प्लेस करोगे? वेबसाइट पे। समझ में आया?
कह रहा है अमाउंट सो रेस कैन नॉट बी यूज फॉर, सुनना ये उससे अलग है और ये इंपॉर्टेंट भी है लाइन, स्टार मार्क कर लेना दोस्त से। कह रहा है अमाउंट सो रेस कैन नॉट बी यूज फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। कह रहा है भैया जो पैसा आपने उठाया है उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, यानी उस पैसे को आप यूज नहीं करोगे फर्दर बाय करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या अदरवाइज किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर में ऑफ द लिस्टेड कंपनी। समझ में आया? आगे कहता है सुनना, अब जो लोग राजी नहीं हुए, मिहिर जैसे बदतमीज लोग जो बोल रहे हैं सर नेटफ्लिक्स मत करो, आजकल तो यार इन्हीं सब चीजों का जमाना है कि नहीं? बोलो ना। और ये मना कर रहा है, ये कौन है फिर? डिसेंटिंग, बोलो ये कौन है? क्या बोलेंगे? इसको हम एग्जिट ऑफर देंगे। डिसेंडिंग शेयर होल्डर को बोलेंगे ले पकड़ अपने पैसे और घर जा पढ़ाई कर, हम तो नेटफ्लिक्स में काम करेंगे। देखो कह रहा है द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर बाय द प्रमोटर्स एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो ये बेटा 5 स्टेप हैं जो आप फॉलो करोगे, 4 स्टेप हैं जो आप फॉलो करोगे इन द वेरिएशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट। समझ में आया? बोलो क्या क्या करोगे जल्दी से। प्रायर अप्रूवल कैसे लोगे? एसआर पास करके जनरल मीटिंग में। दूसरा, पब्लिश करोगे उसे न्यूज़पेपर में, किस चीज को पब्लिश करोगे? एसआर के जो कंटेंट है, देखो ना, प्रेस्क्राइब डिटेल ऑफ सच रेजोल्यूशन, जो आपके एसआर की जो प्रेस्क्राइब डिटेल है वो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए? एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए। किस एरिया का? जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और हम इसकी इस काम की इस जो नया ऑब्जेक्ट है उसकी जस्टिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करेंगे। और जो भी अमाउंट हमने रेज करी है उसको किसी और के इक्विटी शेयर में बाय करने में या ट्रेड करने में या किसी अदर तरीके से भी किसी और लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में नहीं लगाएंगे। और लास्ट, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं वो उनको एक एग्जिट ऑफर दे देंगे एज पर सेबी रेगुलेशन। समझ में आया? तो ये थी नाराज फूफा की कहानी, है ना, जो थे हमारे एग्जाम्पल में मिहिर साहब। गेम समझ में आया यहां तक? बोलो 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 बोलो। हाँ, अब सुनना, कहता है जो यहां पे आप एसआर पास कर रहे हो ना, यहां पे जो आप एसआर पास कर रहे हो वो पास होना चाहिए पोस्टल बैलेट के थ्रू। किसके थ्रू? पोस्टल बैलेट बेटा पढ़ाऊंगा, ये एक तरह का वोटिंग का सिस्टम है। पोस्टल बैलेट मतलब वोटिंग का एक सिस्टम है जिसमें पर्ची बना के आप वोट करोगे। सही है? देखो रूल 7 लिखा है, ये बेटा ऊपर से कनेक्टेड है, आप मार्क कर लेना, ऊपर वाले सेक्शन से कनेक्टेड रूल है ये। कह रहा है रूल 7 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। सुनना, रूल में ना बेटा 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है, सुनो ना, जो एसआर है वो पास करोगे किससे? बोलो ना, पोस्टल बैलेट के थ्रू। यानी आप, एक तरीका होता है वोटिंग का, उसमें आप पर्ची लिख के भेज देते हो, वो बंदे यस करके आपको भेज देते हैं, आप उसे मार्क कर लेते हो। ठीक है, पोस्टल बैलेट के थ्रू आप एसआर पास करोगे। रूल 7 बताता है आपको कि जो आप एसआर का कंटेंट होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। रूल 7 बताता है कि ये जो पब्लिश, सुनो, ये जो पब्लिकेशन डालोगे न्यूज़पेपर में, ये किस फॉर्म में डालोगे? तो इस फॉर्म का नाम है PAS1, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी 1। PS1 में आप न्यूज़पेपर में डालोगे, फॉर्मेट आपको दिया हुआ है कंपनी एक्ट में, उसी फॉर्मेट में आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। ये सारी बातें कहां लिखी है? ये सारी बातें कहां लिखी हैं जो मैं बता रहा हूं? रूल 7 में। आ जाओ पढ़ते हैं। रूल 7 बताता है क्या क्या चीजें आप उसमें डालोगे। देखो कह रहा है एसआर जो पास कर रहे हो आप अंडर सेक्शन 27 में शैल बी पास थ्रू द
पोस्टल बैलेट नोटिस ऑफ द पर्पज एसआर कंटेन दी फॉलोइंग, जो इस एसआर को पास करने के लिए नोटिस भेजोगे शेयर होल्डर को, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओरिजिनल पर्पस क्या था? क्या था हमारा ओरिजिनल पर्पस? बताना। टीचिंग। टोटल मनी कितनी रेस करी थी हमने? 50 करोड़। मनी कितनी यूटिलाइज कर ली थी? मान लो 20 करोड़ उसके लिए यूटिलाइज कर ली थी। कह रहा है परसेंटेज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो हमने 20% अचीव कर लिया था। कह रहा है अनयूटिलाइज अमाउंट हमारी 30 करोड़ है। पार्टिकुलर ऑफ द पर्पस वेरिएशन, क्या कर रहे हैं अब? नेटफ्लिक्स में सीरीज बना रहे हैं। रीजन और जस्टिफिकेशन, मोर पैसा, ठीक है। और रिस्क फैक्टर पर्टेनिंग टू द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। रिस्क फैक्टर बता दोगे कि हमारे सक्सेस और फेलियर चांस कितने हैं? 80% हम भाई सक्सेस रेट है हमारा, 20% ये चांसेस है कि हम फ्लॉप भी हो सकते हैं। बता दोगे? बोलो बोलो दोस्त। कह रहा है पर्पस टाइम लिमिट बता दोगे विद इन विच द पर्पस वेरिड ऑब्जेक्ट कुड बी अचीव्ड और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। ये क्या थे बताओ? ये सारी चीजें क्या थी? बोलो। हैं? नोटिस जो है एसआर का, सुनना, जो हमारे एसआर का जो नोटिस होगा उसके कंटेंट हैं ये, जो पोस्टल बैलेट के लिए हम सारे शेयर होल्डर को भेजेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो आपको ना क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, मेरी बात सुनना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इंस्टीट्यूट आपको सारी कहानी बता देगा कि हमारी एक कंपनी है, वो वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज कर रही है और सेक्शन 27 के हिसाब से वो कर सकती है। सुनो इधर, सेक्शन 27 के हिसाब से वो कर सकती है, ये भी बताएगा उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, और बोलेगा उसमें हम नोटिस भेज रहे हैं, उस नोटिस में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए ये बताओ। आप उसमें क्या लिख दोगे? आप उसमें पेल दोगे सेक्शन 27 और आप रूल लिखना उसका भूल जाओगे। लेकिन लिखना क्या होगा वहां पे? नोटिस का कंटेंट पूछा है ना, तो नोटिस का कंटेंट कौन बता रहा है आपको? रूल। और रूल 7, पहले 27 भी लिखना पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ रूल 7 लिखना पड़ेगा। गेम समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे देते हैं वो लोग, वो सब कुछ बता देंगे। आपको लगेगा क्वेश्चन में सब कुछ तो लिखा ही है यार, मेरे को बताना क्या है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको ये लगेगा सब कुछ तो लिख के दे दिया इंस्टीट्यूट ने, लेकिन वो ये पूछ रहा होगा आपसे, और इतने के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। गेम समझ में आ रही है? कुछ चल सकते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा जल्दी जल्दी भाग रहा हूं मैं? लग भी रहा है तो ऐसे ही भागूंगा। आ जाओ। एडवर्टीजमेंट ऑफ, सुनना, एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस आपको PS1 में देना है, पब्लिश साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ नोटिस। तो जैसे ही आप नोटिस भेज दोगे जनरल मीटिंग का, उसी के साथ ही साथ आपको पब्लिश कर देना है न्यूज़पेपर में। जो न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दोगे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म PS1 में। ये क्वेश्चन बेटा आ भी चुका है, एक बार ऑब्जेक्टिव में ये आया था कि न्यूज़पेपर जो हम पब्लिश करते हैं उसका फॉर्म नंबर क्या होता है। प्लेस करोगे नोटिस वेबसाइट पे, कह रहा है द डिसेंडिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर बाय द प्रमोटर एंड द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ये तो ऊपर ही लिखा था, चलेगा। रूल 7 क्लियर है? बोलो, आ रहा है समझ में? चल सकते हैं आगे? आइए। सबसे बड़ा तो 29 है। आ जाओ 28 पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर 29 पढ़ाऊंगा, है ना? आ जाओ। सुनना, अब मेरे दोस्त हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 28, जो बात करता है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर बाय सर्टेन मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, कह रहा है विजय सेलिंग स्टेक इन पेटीएम, ये इसका एग्जाम्पल है। सुनो मैं बता देता हूं आपको गेम। 28 जो सेक्शन है वो ऑफर फॉर सेल की बात करता है, जो मैंने बताया ना OFS। OFS क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। अब आप मेंबर्स हो, मान लो एक कंपनी है, उसके आप बहुत सारे मेंबर्स हो, आपने बहुत सारा पैसा उसमें लगाया हुआ है और शेयर्स लिए हुए हैं। आप चाहते हो
मान लो आप 4 मेंबर हो, आप मेजर प्रमोटर हो और मोटा मोटा पैसा आपने लगाया हुआ है, आपके पास उनकी मोटी मोटी शेयर होल्डिंग है, जैसे 25% 30% ऐसी शेयर होल्डिंग है। आप चाहते हो कि यार मैंने कंपनी बना दी, पैसा बना दिया, अब मैं यहां से एग्जिट लेना चाहता हूं और ये शेयर मैं पब्लिक को देना चाहता हूं। तो आप इस तरीके को ओएफएस के मेथड से कर सकते हो, यानी ऑफर फॉर सेल आप कंपनी, आपके बिहाफ पे कंपनी किसको देगी? पब्लिक को। आपके पास जो शेयर हैं उन शेयर्स की एप्लीकेशन आप कंपनी को दोगे, आप कंपनी को बोलोगे कंपनी कंपनी जितने शेयर मेरे पास है ना वो मैं पब्लिक को बेचना चाहती हूं, और कंपनी आपके बिहाफ पे किसको बोलेगी? पब्लिक को। कंपनी बोलेगी कि हमारे इतने प्रमोटर्स इतने इतने शेयर्स पब्लिक में बेचना चाहते हैं, तो जो जो इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा? बिड लगाएगा और वो शेयर खरीद लेगा। समझ में आया? तो ऐसे ही ये विजय सर जो थे इन्होंने अपना स्टेक बेचा था पेटीएम में। ठीक, आ जाओ पढ़ते हैं। तो उसका तरीका है, पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसको? कंपनी को। कंपनी को ठीक लगेगा तो कंपनी पब्लिक में बता देगी और कंपनी ऑफर फॉर सेल देके उनसे पैसा उठा के आपको पकड़ा देगी। यही तो करना है। अरे पहले मैंने शेयर खरीदे थे, मैंने मान लो 10,000 शेयर खरीदे 10 के भाव पे, 100 रुपए के भाव पे, तो मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, ये पैसा मैंने पब्लिक कंपनी को दे दिया था। अब कंपनी क्या करेगी? उन शेयर की बिड लगवा देगी, बाहर बेच देगी और वो वहां से जो पैसा आएगा हमें लौटा देगी। गेम समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। आइए, कह रहा है ऑथराइज कर सकते हो आप लोग कंपनी को वेयर द सर्टेन मेंबर दैट इज द इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ ए कंपनी परपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा? अरे आप 4 मेंबर हो ना, आप चारों मेंबर क्या करोगे? बोर्ड के साथ कंसल्ट करोगे ये बात, तो कंपनी ऑथराइज कर देगी। कह रहा है ऑथराइज द कंपनी, आप ऑथराइज कर रहे हो कंपनी को वेयर द सर्टेन मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ ए कंपनी पर्पज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड टू ऑफर होल, या तो आप अपने सारे शेयर बेच रहे हो या पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू दी पब्लिक। समझ में आ रहा है? कह रहा है द मेंबर शैल देन कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स और एक्शन फॉर द ऑफर फॉर सेल। अच्छा, जो ऑफर फॉर सेल का खर्चा आने वाला है, कंपनी का खर्चा आएगा, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे, उसमें जो खर्चा आएगा वो कौन बियर करेगा? जिसका माल बिक रहा है भाई। माल किसका है? वो शेयर्स किसके हैं? आपके। तो आप जो खर्चा आएगा वो आप बियर करोगे, वो कंपनी को दोगे। देखो, कह रहा है देन दे शैल रिम्बर्स द कंपनी ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड। कह रहा है डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल इज मेड टू द पब्लिक शैल बी डीम्ड टू बी ए prospectus issued by the company and all the provision relating to the content and misstatement shall apply। यानी कंटेंट मतलब 26 और मिस स्टेटमेंट में लाइबिलिटी लिखी है, अगर तुम गंदा गंदा कुछ भी करते हो प्रोस्पेक्टस के साथ तो 34 और 35 में आपकी लाइबिलिटी लिखी हुई है, ये सब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो ओएफएस का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, तो कंपनी लाइबल हो जाएगी अगर कुछ कुछ गलत गलत करेगी। तो कंटेंट नहीं डालेगी तो कितने से कितने लाख की पेनल्टी थी बताओ? 26 में अभी 50,000 से लेके 3 लाख तक की पेनल्टी थी ना, तो उसके लिए लाइबल हो जाएंगे अगर कंटेंट ठीक से नहीं बनाएंगे। तो कंटेंट बनाना होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे, आपसे पूछेंगे आप विकास सर की क्लास में थे, आप बोलोगे हाँ, तो आपको कंटेंट आप बता दोगे कंपनी को कि मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर ने, मैं बता देती हूँ। क्या दोस्त? ओएफएस पे कंपनी के ऊपर ओएफएस कर रही है ना कंपनी। अब कंपनी क्या कर रही है? आपके कहने से कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक को बेच रही है शेयर, तो प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस लगेंगे, कोई पेपर बनाना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो यार। अब सुनना मेरी बात। तो सर जब हमें पब्लिक से पैसा उठाना ही है, पब्लिक को शेयर इशू करने ही है, तो हम आईपीओ कर देते हैं, एफपीओ कर देते हैं, हम ओएफएस क्यों कर रहे हैं? हम ऑफर फॉर सेल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो रूल 8 बोलता है कि ऑफर फॉर सेल के लिए ना मैंने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं जो नॉर्मल आईपीओ और एफपीओ को नहीं मिलते। मैंने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं जो सिर्फ ओएफएस वालों को मिलेंगे। मतलब ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो ओएफएस में मिलते हैं, अगर आप आईपीओ या एफपीओ लाओगे तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ओएफएस का मतलब क्या है कि कुछ प्रमोटर्स हैं, कुछ लोग हैं जो अपना पैसा पब्लिक को
मतलब अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहते हैं तो वो ओएफएस के मेथड से अपने शेयर पब्लिक को बोलो बोलो बेच सकते हैं। आइए, कह रहा है द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओएफएस। पहला क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू दी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कह रहा है यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई चक्कर नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कुछ 12th में पढ़ा होगा आपने, जब 4 फीचर वाले क्वेश्चन करते हो आप, कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कोई आईपीओ या कोई कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है तो 90%। यानी अगर मैंने 1 लाख रुपए का ऑफर दिया है पब्लिक में तो कितना पैसा आ जाना चाहिए? 90,000। अगर इतना नहीं आया तो हमें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये ओएफएस में नहीं लगता। ठीक है, कह रहा है द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। कह रहा है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का भी प्रोविजन नहीं लगता। यहां पे भी सेबी अलग बोलता है, कंपनी एक्ट अलग बोलता है वैल्यू को लेके। कह रहा है द प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी, ये भी नहीं लगेगा। सुनना, जब आप आईपीओ या एफपीओ लाते हो तो वहां पे बोर्ड से आपको पूछना होता है यूटिलाइजेशन के बारे में कि ये जो पैसा आप उठा रहे हो कहां पे यूटिलाइज होगा। तो ओएफएस के केस में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और कह रहा है एनी अदर प्रोविजन और इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड और गैदर्ड बाय द ऑफरर विद डिटेल्ड जस्टिफिकेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई विद सच प्रोविजंस। सुनना, अगर आपसे कोई और प्रोविजन भी रह गया है या कोई और इंफॉर्मेशन भी आपसे रह गई है देनी, तो वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब यहां पे एग्जम्पशन दी है। ठीक है, कहता है प्रोस्पेक्टस टू बी डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन एंड द एंटिटी बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ओएफएस एंड देयर रीजंस। ठीक है दोस्त, बुला रहे हो आप? हो गया, सुनो, नहीं सुनो, अरे सुन लो यार। सेक्शन 29 बात करता है हमारा पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी कि डीमैट फॉर्म। सुनना, अब बेटा सुनना, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, अगर आप उनमें शेयर में पैसा लगाना चाहते हो उनके, या आप उनके शेयर खरीदना चाहते हो, तो क्या आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर मिलते हैं? क्या आपके घर पे शेयर सर्टिफिकेट आता है? क्या शेयर्स आते हैं आपके घर पे? तो कैसे मिलते हैं? आपने शेयर मार्केट भी अगर आप खोल के देखो तो उस पे शेयर्स कैसे दिखते हैं? बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कोई कुछ किसी में बिडिंग लगा रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है। तो आज की डेट में सुनना, जितने भी लिस्टेड शेयर हैं या कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उनके जितने भी शेयर हैं वो किस फॉर्म में है आज की डेट में? डीमैट फॉर्म, जिसको क्या बोला जाता है? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म, यानी कि फिजिकल मोड में शेयर्स का एग्जिस्टेंस आज की डेट में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में नहीं है। लेकिन सुनना, प्राइवेट कंपनी के केस में मेरे दोस्त आज भी आप फिजिकल फॉर्म में ही शेयर इशू कर सकते हो। किस केस में? प्राइवेट कंपनी के केस में। तो सुनना, जो ये सेक्शन 29 है दोस्त, जो सेक्शन 29 है वो बस ये बताता है, इस सेक्शन 29 ने ही मैंडेटरी करा था शेयर्स का डीमैट फॉर्म हो जाना, शेयर्स का डीमैट फॉर्म हो जाना। तो यहां पे बताया गया है कि किस किस तरीके से हम डीमैट को कंपलसरी कर देंगे, किस यानी कब कब कौन कौन सी डेट को यहाँ पे इम्प्लीकेशन डाल दी गई कि इस डेट के बाद से जितने भी प्रमोटर हैं, केएमपी हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके शेयर्स डीमैट में करे जाएंगे। शुरू में क्या करा, हम सारी दुनिया के तो एक साथ डीमैट नहीं कर सकते थे, पहले सारे शेयर फिजिकल फॉर्म में थे। तो हमने पहले नया एक रूल लाया जिसमें ये बोल दिया कि जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी केएमपी हैं, जितने भी और मैनेजरियल पर्सन है कंपनी के, वो अपने अपने शेयर पहले डीमैट फॉर्म में करेंगे। पहले किसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाली बताओ? कंपनी के लोगों के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर नहीं, शेयर होल्डर्स के ऊपर नहीं। पहले ऑब्लिगेशन डाली 2014 में किसके ऊपर? कंपनी के लोगों के ऊपर। उनको बोला भैया डीमैट फॉर्म में अपने अपने शेयर्स कर लो। फिर बोला कि ये फैसिलिटी दो आप सारे शेयर होल्डर को। कुछ दिनों बाद 2018 में फिर ये बोला गया कि ये फैसिलिटी सारे शेयर होल्डर्स को दो कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं वो सब अपने शेयर किस फॉर्म में करेंगे?
डीमैट फॉर्म में करेंगे। उनके लिए जो जो फैसिलिटी अवेलेबल करानी है वो आप अवेलेबल कराओ, उनसे उनके फिजिकल शेयर्स लो और उनको डिजिटल शेयर्स दो। ये पूरा का पूरा सेक्शन बस इसी बात पे बना हुआ है। इसके अंदर जितनी भी स्टोरी है वो इतनी ही है। चले आइए, कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ध्यान से देखना, हर कंपनी जो क्या कर रही है, पब्लिक ऑफर दे रही है, एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी एज मे बी प्रेस्क्राइब शैल इश्यू द सिक्योरिटी ओनली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म by complying with the provision of the Depository Act 1996 and the regulation made there under। सही है? क्या बोल दिया इस सेक्शन ने, 29 ने क्या बोला कि कोई भी कंपनी अगर कोई पब्लिक ऑफर कर रही है और सच क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी जो प्रेस्क्राइब है वो अगर कोई भी शेयर इश्यू करेगी तो वो किस फॉर्म में करेगी, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में करेगी। सही है? आइए अब रूल 9 बताता है कि कैसे कैसे होगा, पहले किसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगी फिर बाद में किसके ऊपर लगी। आइए कहता है रूल 9, सुनना, रूल कैसे लिखोगे आप, रूल ऐसे लिखोगे भाई, रूल 9 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। सही है? ये रूल का नाम है यहां से यहां तक, वेणुगोपाल अय्यर। देखिए आपने धमाल मूवी, उसमें बहुत लंबा नाम होता है उसका, आपने देखी नहीं होगी। कह रहा है रूल 9 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 वो बताता है, कहता है द प्रमोटर, सुनना अभी देखो किसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है, प्रमोटर के ऊपर। कह रहा है प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग ए पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मे होल्ड सच सिक्योरिटी ओनली इन डीमैट फॉर्म। सुनना, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूं, प्रमोटर को और डीमैट फॉर्म को। प्रमोटर को बोला ना बस रूल 9 ने अभी। फिर बोलता है प्रोवाइडेड दैट द एंटायर होल्डिंग ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी बाय प्रमोटर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म अप टू द डेट ऑफ आईपीओ शैल बी कन्वर्टेड इनटू द डीमैट फॉर्म बिफोर द सच ऑफर इज मेड। कह रहा है अगर आप कोई नया इशू ला रहे हो तो पहले भैया फिजिकल फॉर्म को किसमें करो, फिजिकल फॉर्म को पहले कन्वर्ट कर लो डीमैट में, उस ऑफर से पहले जो भी नया ऑफर आप ला रहे हो। देखो अब इन्होंने पेटीएम अगर बनाई होगी तो पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर डीमैट फॉर्म में करने होंगे। आइए ये एग्जांपल है, ये समझ में आया ऊपर वाला। कह रहा है अगर कोई भी पब्लिक ऑफर लाना है तो प्रमोटर को अपने शेयर पहले किस फॉर्म में करने हैं, डीमैट फॉर्म में करने हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हो चुका है ये सब। अब ये वाला प्रोविजन एक तरह से ट्रांजिशन प्रोविजन था, जब फिजिकल से हमने सारे शेयर्स को किस में कन्वर्ट करा, डीमैट में। अब तो ये हो चुका है, तो आज की डेट में तो मैं बोलूंगा इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है प्रोविजन का। समझ में आ रहा है आपको? आज की डेट में तो सारे शेयर डीमैट में इशू होते हैं और डीमैट में ही सेल करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। यानी उनका जो ट्रांसफर है, सेल परचेज है, वो किस फॉर्म में ही हो रहा है आजकल, डीमैट में ही हो रहा है। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना इफेक्टिव प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिशन प्रोविजन था जिसने फिजिकल से लोगों को डीमैट में कन्वर्ट कराया शेयर्स को। आइए कह रहा है इन केस ऑफ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी द सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर ओनली इन द डीमैट फॉर्म इन मैनर लेट डाउन इन द डिपोजिटरी एक्ट दिस। तो यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बोल रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी है दोस्त। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी आज भी फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू कर सकती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ अब पहले देखो किसको बोला, प्रमोटर को बोला ना। यहां पे भी प्रमोटर का ये रूल 9 है, बढ़ा के पहले प्रमोटर के बाद अब देखो लोगों को बढ़ा दिया इसमें। कह रहा है रूल 9 है ऑफ द कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। कह रहा है इशू ऑफ सिक्योरिटी। सुनना, ऊपर ये बोला है कि अगर कोई आईपीओ ला रहे हो, भाई ध्यान से सुनना, अगर कोई आईपीओ ला रहे हो, उस आईपीओ को लाने से पहले अपने शेयर किस में कन्वर्ट कर दो, डीमैट में कन्वर्ट कर दो। ऊपर ये बात लिखी है। अब नीचे देखना, नीचे आगे की बातें कर रहा है।
कह रहा है इशू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये किसके लिए बोला? इसके लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। कह रहा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल इशू द सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म एंड फैसिलिटेट द डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एज पर द डिपॉजिटरी एक्ट 1966 रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कह रहा है आप अपने जितने भी शेयर्स हैं उनको क्या करो, डीमेट फॉर्म में करो, और ये फैसिलिटी दो कि जिससे आपके जितने भी और शेयर होल्डर हैं उनके फिजिकल शेयर आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें? डीमेट में। कह रहा है फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंटेंडेड टू मेक ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी बायबैक या इशू ऑफ बोनस, या सुनना, अगर इसमें से आप कोई भी इशू लाना चाहते हो, या तो आप सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो, या आप बायबैक करना चाहते हो, या आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, या आप राइट शेयर इशू करना चाहते हो, कह रहा है शैल इंश्योर, इससे पहले, इशू करने से पहले इंश्योर करो बिफोर मेकिंग सच ऑफर एंटायर होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ प्रमोटर। ये किसके लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपीज हैज बीन डीमेटेरियलाइज्ड एज पर दी दिस। सुनना, जो ऊपर 9 था वो किसको बोल रहा था? हाँ, कोई भी कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है, या सच क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, है ना। तो रूल 9 ने बोला कि प्रमोटर को चेंज करना है, फिर नीचे और लोगों पे भी डाल दी, प्रमोटर और डायरेक्टर और केएमपी को भी डीमेट फॉर्म में अपने शेयर्स करने हैं। अब 2 अक्टूबर 2018 को यहां पे बोल दिया सब लोगों को, यहां पे बोल दिया ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जितने भी होल्डर हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, who intend to transfer such security shall get such security dematerialized before transfer। सुनना, अगर मैं हूं 2 अक्टूबर 2018 में और मेरे पास कोई शेयर है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, किसके? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, और मैं उन्हें बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं बिना डीमेट फॉर्म करे उसे बेच सकता हूं? आंसर इज नो। ये बोलता है कि पहले सेल करने से पहले आपको उन्हें डीमेट फॉर्म में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और हु कह रहा है ना सेल कर पाओगे, और दूसरा बोलता है बी पॉइंट, हु सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटी ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंश्योर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर टू बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। अगर आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, यानी आप नए शेयर और लेना चाहते हो कंपनी के, तो पहले ये मेक श्योर करो कि जो आप पे एग्जिस्टिंग शेयर हैं उन्हें आप डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कराओ, और नहीं तो अपने आप ही डीमेट में लोगे फिर, क्योंकि ट्रांसफर वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहे मैडम? थोड़ा बोरिंग है ये वाला 29। आ जाओ। कह रहा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सेल्फ फैसिलिटेट, मैंने बोला था कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि मैं फिजिकल फॉर्म में आपसे वापस ले लूंगी और आपको डीमेट फॉर्म में इशू करके नए शेयर दे दूंगी। तो ये पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर बोला है कि फैसिलिटेट करना पड़ेगा डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बाय मेकिंग द नेसेसरी एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी। सुनना, जब डीमेट फॉर्म में करते हैं तो बेटा डिपॉजिटरी का रोल आ जाता है, डिपॉजिटरी के पास सारे शेयर रखे जाते हैं, वो एज ए ट्रस्टी एज ए बेनिफिशियरी काम कर रहे होते हैं, मतलब वो हमारे कंपनी के बिहाफ पे अपने पास रखते हैं शेयर, और शेयर होल्डर के बिहाफ पे भी वही रखते हैं शेयर। ठीक है, शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते बेचते हो ना, तो उसमें T+1 T+2 का कंसेप्ट होता है कि जिस दिन बेचोगे उसके 2 दिन के बाद सेटलमेंट होती है, तो वो 2 दिन डिपॉजिटरी लेते हैं। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है एंड सिक्योर दी इंटरनेशनल, ये वाला नंबर लेना पड़ेगा आपको, ISIN नंबर, किसको लेना पड़ेगा? कंपनी को। कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ISIN नंबर का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्फॉर्म एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर अबाउट सच फैसिलिटी। तो 2 बात बोली, क्या क्या बोली? आप फैसिलिटेशन करो डीमेटेरियलाइजेशन का, और डिपॉजिटरी के पास जो जो आपको एप्लीकेशन देनी है वो एप्लीकेशन दो, अपना एक ISIN नंबर आप क्रिएट करो, और वो ISIN नंबर सबको बताओ, और ये भी बताओ कि ये फैसिलिटी आपकी कंपनी दे रही है। यानी हर कंपनी को मैंडेटरी कर दिया कि आप फिजिकल फॉर्म से डीमेट की फैसिलिटी दो अपने शेयर होल्डर्स को। समझ में आया? बोलो, पढ़े? सुनना, अब कह रहा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ द फीस टू द डिपॉजिटरी। सुनना, डिपॉजिटरी अब कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो डिपॉजिटरी को पैसा देना पड़ेगा हमें। कंपनी डिपॉजिटरी को पैसा देगी यार, डिपॉजिटरी अपनी सर्विस फ्री में थोड़ी ना देगा,
तो कंपनी को उसे फीस पे करनी पड़ेगी। कह रहा है टाइमली पेमेंट ऑफ फीस टू द डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार टू द इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट एज पर द रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट। सुनना, जब कोई भी शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं और उन्हें डिजिटल मोड से ट्रांसफर करा जाता है तो ये तीन लोग पिक्चर में आते हैं। पहला डिपॉजिटरी, दूसरा रजिस्ट्रार टू इशू और तीसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो इन तीनों लोगों को कंपनी को एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। इनकी जो फीस होती है ये लिखा है, इट मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ 2 और मोर ईयर ऑफ फीस विद द डीआरएस। डीआरएस का मतलब वही है, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एज पर दी एग्रीमेंट। जो 2 साल की, जैसे रेंट पे जब हम कोई जगह लेते हैं तो वो 2 महीने का रेंट एडवांस ले लेते हैं ना, वैसे ही ये 2 साल की फीस का अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके चलते हैं। कौन कौन लेता है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट बताओ? डिपॉजिटरी बोलो, रजिस्ट्रार टू द इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये कब आते हैं? जब डीमैट फॉर्म में हम शेयर लाते हैं ना, तो इन लोगों के रोल होते हैं उसमें। सही है। रजिस्ट्रार टू इशू, जो भी इशू होता है उसको रजिस्टर करते हैं अपने पास, डिपॉजिटरी शेयर्स को हैंडल करते हैं और शेयर ट्रांसफर एजेंट जो ट्रांसफर होता है उनको देखते हैं। सही आ रहा है? सी पॉइंट बोलता है कंप्लाई विद द रेगुलेशन ऑफ सेबी और द डिपॉजिटरी विद रिस्पेक्ट टू द डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर। तो सेबी रेगुलेशन में भी बेटा लिखा है कि मैंडेटरी है डिमेटेरियलाइज करना अपने शेयर्स को, तो उन रेगुलेशन को भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मानना पड़ेगा। सही है? बोलो, आया? खत्म होने वाला है, बस आ जाओ। कह रहा है कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन द अबव पेमेंट। कौन सी पेमेंट की बात कर रहा है? फीस की। किसकी फीस की? डीआरएस की। डीआरएस कौन? डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट शैल मेक द ऑफर फॉर द इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी और बायबैक बोनस शेयर टिल द पेमेंट ऑफ डीआरएस हैज बीन मेड। नहीं कर सकते, मतलब नो लिखा है ना, नो से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वहां पे लिखा है कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन लोगों की फीस की पेमेंट करे बिना ना तो इशू कर सकती, ना बायबैक कर सकती, ना राइट शेयर या बोनस शेयर इशू कर सकती। आ रहा है? यानी डिपॉजिटरी का पैसा आपको देना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट का पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना, रजिस्ट्रार टू द इशू का आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? 7th पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, सेबी एंड द सेबी, ये जितने भी रेगुलेशन है वो अप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि वो आपके ऊपर, जैसे लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक? आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बोलो बोलो। अब 2-3 पॉइंट हो रहे हैं, बस खत्म हो रहा है 29, फिर मैं समराइज कर दूंगा। कह रहा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म PS6 विद द फीस विद ROC विद इन 60 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ईच हाफ ईयर। सच फॉर्म शैल बी सर्टिफाइड बाय द CA और CS और CMA इन प्रैक्टिस। सुनना मेरी बात। कह रहा है ये आधा साल गया यानी 6 महीने बोल दूं, और फिर आधा साल गया यानी 6 महीने बोल दें। इससे 60 दिनों में आपको PS6 फाइल करना है, जिसमें आप डीमैट का जिक्र करोगे कि कितने कितने शेयर आपने डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सही है? आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, और सुनो, कहता है एनी डिफरेंस बिटवीन द इशूड कैपिटल एंड कैपिटल इन डीमैट फॉर्म। मान लो हमारी 100 करोड़ की कैपिटल थी और 70 करोड़ डीमैट फॉर्म में कर दी, तो कितनी बची? 30 करोड़ बची। वो कंपनी को ब्रिंग करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के नोटिस में लाना पड़ेगा कि अभी 30 करोड़ की कैपिटल को हमने डीमैट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करा है। समझ में आया दोस्त? आगे आइए। कह रहा है ग्रीवियंस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फाइल हो सकता है IEPF अथॉरिटी के पास। IEPF अथॉरिटी क्या होती है? पलक मैडम, IEPF अथॉरिटी क्या होती है बताइए? पढ़ा हुआ है आपने? मैं बता देता हूं, फुल फॉर्म लिख लेना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड।
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। कह रहा है कोई भी ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है दोस्त, कोई भी अगर शिकायत है डीमेटेरियलाइजेशन को लेके तो आप यहां पे फाइल कर सकते हैं आईपीएफ अथॉरिटी के पास। आईपीएफ अथॉरिटी शैल इनिशिएट द एक्शन अगेंस्ट द डीआरएस। डीआरएस कौन, डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार टू द इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेबी। कोई अगर ये बदमाशी कर रहे हैं डीआरएस लोग, डीआरएस कौन, डिपॉजिटरी शेयर ट्रांसफर एजेंट या रजिस्ट्रार टू द इशू, अगर ये बदमाशी कर रहे हैं तो इनकी ग्रीवियंस आप फाइल कर सकते हैं आईपीएफ अथॉरिटी के पास। आ रहा है, कह रहा है दिस रूल शेल नॉट एप्लीकेबल टू एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। अगर वो कंपनी निधि कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है तो रूल, ये वाला रूल 9 और 9A एप्लीकेबल उन पे नहीं होता। समझ में आया। अब लास्ट आ रहा है इसका, कह रहा है एनी कंपनी अदर देन अबव may convert its security into demat form or issue the its security in physical form in accordance with the provision of this act or other or depository act this and regulation made thereunder। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, कह रहा है ऊपर वाली कंपनियों को छोड़कर अगर कोई कंपनी बसती है तो वो उसकी मर्जी है, वो डीमैट में भी कर सकती है, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकती है। तो ये प्राइवेट की बात चल रही है कि प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में भी कर सकती है। आ रहा है, गेम समझ में आई आपको। ये था रूल 9 और 9A जो बात करता है डीमैट फॉर्म में लाने की सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। आ रहा है, 29 पढ़ लोगे घर पे, कोई पॉइंट अगर ना समझ आया हो तो बताइए। हाँ, नहीं कोई बंदा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है डीआरएस की कंप्लेंट। चलें आगे, आगे चलें या दम तोड़ रहे हो। 30 खुद पढ़ लेना, 30 में कुछ नहीं है दोस्त। कह रहा है प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट आप पब्लिश, कह रहा है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या करना है आपको, देना है ये एडवर्टीजमेंट कहां पे, ये सब आप एडवर्टीज कर सकते हो। 30 खुद पढ़ लेना, 30 में कुछ समझाने वाला नहीं है, रीड मारो जरा। कह रहा है वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी इज पब्लिश इन ए मैनर इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देयर इन द कंटेंट ऑफ एमओए एज रिगार्ड टू, ये चीजें भी देनी है। जहां पे प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट दोगे वहां पे एमओए की ये चीजें बतानी है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लायबिलिटी कितनी है, अमाउंट शेयर कैपिटल की कितनी है, नेम ऑफ सिग्नेटरी कौन है, नंबर ऑफ कितने सब्सक्राइबर है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद पढ़ लेना। आ जाओ आगे, चलें आगे, तैयार हो। कहां, होल्ड फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी। चलें आगे, सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा दूं, चले आ जाओ। पता नहीं, अभी तो पढ़ लो, मजा नहीं आ रहा क्या। देखो 29 अगर अब सुनो 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 प्लीज प्लीज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इधर आ जाओ। सुनो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसकी बेटा क्या है, एक सेल्फ लाइफ है। क्या है, एक सेल्फ लाइफ है, और वो लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं हो सकती, मोर देन 1 ईयर नहीं हो सकती। यानी सुनना, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपको बार बार सिक्योरिटी इशू करनी है तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एक बार यहां पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, उसके बाद उसी प्रोस्पेक्टस से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप इश्यूज ला सकते हो। यानी बार बार एक ही प्रोस्पेक्टस से आप पैसा पब्लिक से उठा सकते हो। जैसे यहां पे आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा, वो सारी चीजें कंप्लाई कर दी जो 26 में लिखी हैं, और उसके बाद आपने यहां पे पैसा उठा लिया। ठीक है, मान लो ये थी 30 मई, 30 मई के बाद फिर आपको 30 अगस्त को पैसा उठाना है, तो आप इसी प्रोस्पेक्टस से पैसा उठा सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी एक चीज है
जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इस बीच सुनना, इस बीच जो भी चेंजेस हुए होंगे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डिटेल देनी होगी। समझ में आया? मैंने एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, जिसको मैंने कौन सा प्रोस्पेक्टस बोला? बोलो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी एक सेल्फ लाइफ है। सेल्फ लाइफ मतलब बकाया जिंदगी है उसकी। कितनी जिंदगी है उसकी? 1 साल की। 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको इशू करना है, क्या बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे? आंसर इज नो। उसकी जगह क्या इशू करना पड़ेगा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस तो स्टार्टिंग में इशू हो गया, उसके बाद क्या इशू करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमको इशू करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या बातें बताएंगे? जो भी पिछले इशू से अब तक जो भी चीजें चेंज हुई होंगी, जो यहां पे लिखी हुई हैं, जो चीजें चेंज हुई होंगी वो बताना पड़ेगा। जैसे हमने क्या नए चार्जेस क्रिएट कर दिए, कौन सी नई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आ गया नया, उस तरह की चीजें हमें बतानी होगी। बैकग्राउंड समझ में आया? सेल्फ प्रोस्पेक्टस का बैकग्राउंड समझ में आया? अब रीडिंग मारेंगे, खत्म हो जाएगा। आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, सुनो, तीसरा फॉर्म इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का जो फॉर्म है वो किसमें है? PS2। किसमें है? आ जाओ, जल्दी से पढ़ा देता हूं। मीनिंग बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। मीनिंग कह रहा है सेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोस्पेक्ट द सिक्योरिटी और द क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन आर इश्यूड फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 1 ईयर, 1 or more issue over a certain period without issue of a further prospectus। क्या ये वही बात है जो मैंने बोली है आपको? क्या वही बात है जो मैंने बोली है दोस्त? बोलो। हाँ, समझ में आ रही है? आइए, कह रहा प्रोविजन, कह रहा है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज आर एज द सेबी मे प्रोवाइड बाय द रेगुलेशन इन दिस बिहाफ मे इशू, सुनना, may file self prospectus with the ROC। ठीक है? तो कोई भी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन, जिसको सेबी ने बोला है कि आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो, वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है और फाइल कर सकता है किसके पास? ROC के पास। कह रहा है एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन which shall indicate the period of validity of such prospectus not exceeding 1 year। तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। Validity shall commence from the date of opening of the first offer of the security under that prospectus। ठीक है? कह रहा है with respect to second or subsequent offer of such security issued no further prospectus is required। तो एक बार ही आपको स्टार्टिंग में सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाद में भी विद इन ए ईयर दूसरे इशू ला रहे हैं। ठीक है? कह रहा है लेकिन सेल्फ प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करना, उसकी जगह क्या इशू करोगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सुनना मेरी बात, यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलके बनेगा क्या? प्रोस्पेक्टस। आगे समझ में आई कहानी? चले आइए, अब कह रहा है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर्म PS2, कह रहा है विद इन 1 month प्रायर टू दी सेकेंड और दी सब्सीक्वेंट ऑफर, विद इन, जब नया इशू लाओगे ना दोस्त, तो उससे 1 महीना पहले, उससे 1 महीना पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन 1 month प्रायर टू दी सेकेंड या सब्सीक्वेंट ऑफर कंपनी सेल्फ फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द ROC। प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना, अब क्या फाइल करना है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। लेकिन कब? जो नया या सब्सीक्वेंट इशू ला रहे हो आप, उससे 1 महीना पहले। ठीक है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू कंटेन द मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द न्यू चार्जेस क्रिएटेड। न्यू चार्जेस मतलब जब पहला आया था, फर्स्ट इशू आया था, फर्स्ट इशू आया था, उससे लेके जो सब्सीक्वेंट इशू आ रहा है, सब्सीक्वेंट समझ रहे हो ना? हाँ, उसके बाद वाला कोई भी इशू आ रहा है, उसके बीच अगर आपने कोई चार्जेस क्रिएट करे हैं तो वो आपको बताने हैं। चार्जेस मतलब कोई आपने अपनी असेट गिरवी रखी है तो। ठीक? कह रहा है चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिटवीन द प्रीवियस ऑफर एंड द सब्सीक्वेंट ऑफर और अदर चार्जेस एज मे बी प्रेस्क्राइब
और अदर चेंजेस एज में बी प्रेस्क्राइब, अगर कोई चेंज हुआ है तो वो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बता के चलना है। क्या क्या बताना है, बताना। न्यू चार्जेस जो क्रिएट करें, चेंज जो फाइनेंशियल पोजीशन में हुआ है प्रीवियस इशू से लेके अब तक, सबसीक्वेंट इशू तक, और सच अदर चेंजेस एज में बी प्रेस्क्राइब, वो हमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताने हैं। सुनना अब, कह रहा है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, कंपनी टू इंटीमेट सच चेंजेस टू दी एप्लीकेंट। जितने भी एप्लीकेंट हैं उन्हें हमें इन चेंजेस के बारे में बताना पड़ेगा जो पहले से अब तक चेंज हो गया। क्योंकि सुनो, कोई भी बंदा अगर पैसा लगा रहा होगा तो वो क्या पढ़ रहा होगा, बताओ? प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा होगा। प्रोस्पेक्टस उसने पढ़ा, उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसने जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ा उसमें फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, तो वो क्या बोलेगा? कहेगा मेरा पैसा वापस दो, या मैं नहीं लगाना चाहता। देखो, कह रहा है कंपनी को इंटीमेट करने पड़ेंगे सच चेंजेस टू द एप्लीकेंट इफ, सुनना, इफ दे डिजायर टू विड्रॉ द एप्लीकेशन, रिफंड देना पड़ेगा, रिफंड द पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सच चेंजेस आपने बताए, उसने वो चेंजेस पढ़े और उसको लगता है कि भैया मैं नहीं लगाना चाहता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, तो आपको 15 दिनों में उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। अब नोट बोलता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल्फ प्रोस्पेक्टस को अगर आप जोड़ दोगे तो एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनता है। सही है? आ रहा है? इसके साथ हमारा सेक्शन कौन सा खत्म हो गया? 31। आगे चले, आइए आगे, सारे पढ़ा दूंगा ना, आ जाओ। अगला आ रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा आ रहा है बेटा? मेरी बात सुनना, यहां पे जैसे सुनना, यहां पे जैसे ये लिखा है दोस्त सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसके साथ ही यहां पे प्लस में लिख लो बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ प्लस लिख लो यहां पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और यहां पे लिख लो 1 महीना पहले आपको देना होता है आरओसी को। क्योंकि आपको ना ये बाद में कंफ्यूजन होगी, जब आपके पेपर में आएगा आप रेड हेरिंग के साथ जोड़ दोगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को। गेम समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसके साथ जोड़ना है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ। लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाती है, बाद में रेड हेरिंग के साथ चेप रहोगे उसको। हालांकि रेड हेरिंग में कोई मतलब ही नहीं है उसका, भी पढ़ाऊंगा रेड हेरिंग क्या होता है। ध्यान रखना, सेल्फ प्रोस्पेक्टस में मैंने क्या पढ़ाया? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसकी एक सेल्फ लाइफ है, यानी बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, 1 साल उसकी वैलिडिटी होती है। अब अगर हम बाद में कोई इशू ला रहे हैं तो हमें सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू ना करके क्या इशू करना है? सही है? रेड हेरिंग पे आ जाओ। रेड हेरिंग पे आ जाओ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है? ये क्या होता है बताओ ना। सुनो, मैं ना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कितने शेयर मेरे सब्सक्राइब हो जाएंगे और किस अमाउंट पे होंगे। यानी मेरे को क्वांटिटी भी नहीं बताना चाहता मैं, और शेयर का प्राइस भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरा जो शेयर का प्राइस और क्वांटिटी है ना, मैं वो मार्केट में आने के बाद जज करना चाहता हूं कि मेरे में लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गेम समझ आई? तो यहां पे सब कुछ लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में, बस 2 चीज मिसिंग होगी। क्या क्या? क्वांटिटी और या प्राइस। तो ये डिसाइड कैसे होगा क्वांटिटी और प्राइस? बताओ, डिसाइड कैसे होगा फिर? अरे मैंने पब्लिक में इशू ला दिया, जब पब्लिक पैसा लगा देगी पता चल जाएगा कितने लोगों ने कितनी क्वांटिटी के लिए पैसा लगाया है और किस प्राइस पे लगाया है। तो जब डिसाइड हो जाएगा तब वो हम इंक्लूड कर देंगे प्रोस्पेक्टस में बाद में। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरह से इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी या प्राइस मिसिंग है, लेकिन उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। समझ में आया? आइए, कह रहा है मीनिंग प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पार्टिकुलर ऑफ क्वांटम स्लैश प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन। यानी यहां पे कंप्लीट पार्टिकुलर नहीं है, किसके? या तो क्वांटिटी के या प्राइस के। कह रहा है कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी मे इशू ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू प्रोस्पेक्टस। सुनना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करा जा रहा है प्रायर टू प्रोस्पेक्टस, यानी जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्लस क्वांटिटी या फिर प्राइस हमें पता चल जाएगा तो वो बनेगा क्या? समझ में आ रहा है?
कह रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू बी फाइल्ड विद आरओसी एटलीस्ट 3 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। 3 दिन पहले आप फाइल कर सकते हो, किसके पास? आरओसी के पास। 3 दिन कब से? फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। कह रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू हैव द सेम ऑब्लिगेशन एज द प्रोस्पेक्टस। और सुनना, कह रहा है वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस टू बी हाईलाइटेड एज द वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। जो इसमें और यहां पे जो चेंजेस आए, इस यहां से लेके यहां तक जो चेंजेस आए, ये आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे दोस्त। क्या करने पड़ेंगे? हाईलाइट करने पड़ेंगे एज द चेंजेस, एज द वेरिएशन, एज द वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। यानी आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी, वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस, और उसे हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमने इशू करा था और जो हम फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं उसमें ये अंतर है। वहां पे क्योंकि या तो वहां पे क्वांटिटी नहीं होगी, इस वाले में क्वांटिटी होगी, तो वहां पे लिख देंगे कि इतनी क्वांटिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आ जाओ। कह रहा है अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर द प्रोस्पेक्टस नोट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग देयर इन द टोटल कैपिटल रेज्ड एंड द क्लोजिंग प्राइस एंड अदर डिटेल as are not included in the red herring prospectus shall be filed with the ROC and the SEBI। जब बाद में हमारा ऑफर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी, और अगर प्राइस मिसिंग होगा तो प्राइस पता चल जाएगा, तो वो सारी डिटेल हमें आरओसी के पास एज वेल एज सेबी के पास भेजनी होगी। क्लियर है दोस्त? एक लास्ट पढ़ा दूं, इसके बाद एक लास्ट बचा है, बस लास्ट बचा है आज का, फिर इसके बाद लाइबिलिटी पढ़ानी है। बस आज का मेरा इतना ही था। एक लास्ट टाइप है, पढ़ लो। लास्ट है एवरेज प्रोस्पेक्टस। अभी मैंने दो कौन कौन से पढ़ाए बताओ? सेल प्रोस्पेक्टस, उसके साथ किसको जोड़ते हैं? उसके बाद क्या पढ़ाया? सेल प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा था? कौन सा था? 32 किसका था? याद रखना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या था? या तो क्वांटिटी या प्राइस मिसिंग होगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है। वो कंप्लीट कब होता है? जब हमारा इशू क्लोज हो जाता है, उसके बाद हमारे पास क्वांटम या प्राइस आ जाता है, तो हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। और जो भी वेरिएशन होते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लेके फाइनल प्रोस्पेक्टस तक, उसको हम हाईलाइट करके डाल देते हैं। तो अगर प्रोस्पेक्टस और उसके वेरिएशन को जोड़ दिया जाए तो फिर प्रोस्पेक्टस बन जाता है। आइए अब बात करते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस को। एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है दोस्त? सुनना, 2:1 में लिखा है, यहां पे नहीं दिया क्या? यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं है दोस्त इसकी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सुनना, कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा जो एक्ट है वो बोलता है कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोस्पेक्टस डालने की जरूरत नहीं है। जब आप इश्यू लेके आ रहे हो ना, जब आप अपने शेयर को इश्यू कर रहे हो, उस वक्त आपको बस सैलिएंट फीचर दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं? आपको उसके साथ सैलिएंट फीचर लिख के देने हैं। किसके? प्रोस्पेक्टस के। इन सैलिएंट फीचर को मैं समरी भी बोल सकता हूं, लेकिन आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? सैलिएंट फीचर। तो उस सैलिएंट फीचर को हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे? सही है। तो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को हमारी एक्ट ने ये बोला हुआ है कि आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के टाइम पे बस अब जो सैलिएंट फीचर हैं आपके प्रोस्पेक्टस के, वो आप निकाल के अपने प्रोस्पेक्टस के साथ, अपने इशू के साथ लगा दो और पब्लिक को भेज दो। उसको पढ़ के पब्लिक आपके कंपनी के अंदर पैसा लगा देगी। इस तरह के प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं? इतना ही था। सही है? समझ में आया? ये भी टुच्चा सा सेक्शन है भाई, 33। बस मैं 35 तक पढ़ाऊंगा आज। 34, 35 और 447 बस। नहीं, चलो 33 पढ़ लो, 34, 35 बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
तो ऐसे हल्के में नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में जाते जाते स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। ठीक, 33 खुद रीड मान लो, ये पढ़ाने योग्य ही नहीं है। कह रहा है इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिक्योरिटी। सुनो, देख लो, मैं रीड करवा देता हूं। कह रहा है एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शैल बी अकम्पाइंड बाय एन एब्रीज प्रोस्पेक्टस। तो एब्रीज प्रोस्पेक्टस के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करके दे दोगे। जैसे ये दोनों पीछे बच्चे बैठे हैं, ये दोनों चाहते हैं कि सर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारी कंपनी है, हम क्या करेंगे, इनको एक एब्रीज प्रोस्पेक्टस दे देंगे और उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। हम बोलेंगे ले भाई तू हमारे प्रोस्पेक्टस के सैलिएंट फीचर पढ़ ले और तेरे को अगर अच्छा लगता है तो हमारी कंपनी में पैसा लगा दे, हम तेरे को पैसा बना के देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एब्रीज प्रोस्पेक्टस के साथ जोड़कर अपने जिनको हम ऑफर देना चाहते हैं उनको दे रहे हैं, वो पढ़ के हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे। कह रहा है दिस सबसेक्शन शैल नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज शोन दैट द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इश्यूड इन कनेक्शन विद। सुनना, एब्रीज प्रोस्पेक्टस देने की भी जरूरत नहीं है इन लोगों को। अगर वो अंडर राइटर है, अंडर राइटर मतलब कुछ लोग गारंटी दे देते हैं हमको कि अगर कोई भी सर आपके शेयर्स में पैसा नहीं लगाएगा तो हम लगाएंगे, तो वो हमें ना कुछ परसेंटेज की गारंटी दे देते हैं कि 5% शेयर हम ले लेंगे, ये 100% श्योर वो हमें गारंटी लिख के दे देते हैं। तो अंडर राइटर को आपको देने की लाइबिलिटी नहीं है एब्रीज प्रोस्पेक्टस या फॉर्म। ठीक है, तो कह रहा है दिस सबसेक्शन शैल नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज शोन दैट द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इश्यूड इन कनेक्शन विद द a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to the such security or in relation to the security which were not offered to the public, example private placement। तो दो केसेस में आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस की भी देने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म दे दोगे तो काम चल जाएगा। कौन कौन से केस हैं, एक तो अंडर राइटर वाला केस है, अंडर राइटर को अगर आप इशू अंडर राइटर से पैसा उठा रहे हो या फिर आप पैसा उठा रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है बताऊंगा, वो पब्लिक इश्यू नहीं होता, आप किसी प्राइवेट बंदे से पैसा उठा रहे होते हो, उसके लिए पूरा सेक्शन है 42, वो पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? देख लो अब, कह रहा है कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल ऑन ए रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय एनी पर्सन बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर बी फर्निश्ड टू हिम। सुनो, किसी को आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया और एवरेज प्रोस्पेक्टस दिया, उसने वो पढ़ा और आपको आपकी कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, तो वो बंदा आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया हमें कंप्लीट भेजो, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस जो है वो भेज दो, हम उसको भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा, उसकी आप फीस उनसे चार्ज कर सकते हो। समझ में आया? सुनो, अब कह रहा है अगर आपने इस सेक्शन का डिफॉल्ट करा, कौन सा सेक्शन 33, तो आपके ऊपर कंपनी के ऊपर कंपनी लाइबल है कितने के लिए, 50,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट। तो ये बेटा जो सेक्शन था ये एवरेज प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड था, आप यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे मेरे दोस्त लिख सकते हो कि एवरेज प्रोस्पेक्टस को अगर आप इशू करोगे, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म इशू करोगे तो उसके साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस आपको लगा के देना पड़ेगा। अगर आप पैसा उठाना चाहते हो पब्लिक से, तो पब्लिक को क्या सिर्फ फॉर्म दे दोगे, वो फॉर्म लेके पैसा दे देगी आपको? बताओ। तो बोल रहा है आप इतना मोटा प्रोस्पेक्टस मत दो, उनको बस सैलिएंट फीचर दे दो, सैलिएंट फीचर जो प्रोस्पेक्टस के हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो यानी एवरेज प्रोस्पेक्टस प्लस एप्लीकेशन फॉर्म दे दो, वो उनको पढ़ेंगे, पैसा लगा देंगे और उस पैसे को आप यूज कर लेना। अगर बाद में वो डिमांड करते हैं कि कंप्लीट प्रोस्पेक्टस दो, तो उनको कंप्लीट दे देना। तो इससे क्या होगा, आपको सारी पब्लिक को अपना प्रोस्पेक्टस बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मांगेगा बस उसे देंगे। डन। और दो केसेस में आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सा, अगर बंदा अंडर राइटर है या फिर आप पैसा उठा रहे हो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आया? अब बात करते हैं सेक्शन 34 और 35 की। मैडम पूछ रहे हो कुछ? 34 और 35 का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बस। सुनना, अभी तक हमने जितने भी प्रोविजन पढ़े, अगर आप प्रोस्पेक्टस का ब्रीच करते हो, इन प्रोविजन का ब्रीच करते हो, तो इनकी बेटा लाइबिलिटी लिखी हुई है 34 और 35 में। 34 बात करता है किसकी, क्रिमिनल लाइबिलिटी की, और 35 बात करता है सिविल लाइबिलिटी की। डन।
क्रिमिनल लाइबिलिटी आपको लेके चली जाती है 447 पे। तो ये तीनों सुनना ध्यान से, ये सारे के सारे 34, 35 और 447 ये पेनल्टी के प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास की शुरुआत इन सेक्शन से करेंगे, तो थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना था, बहुत बहुत धन्यवाद।